Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. तो स्टूडेंट्स, नबार्ड ग्रेड ए 2025 का एग्ज़ाम बस अब बिल्कुल हमारे सामने है। अपकमिंग सैटरडे 20th दिसंबर को हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में जो एक पेन पॉइंट है या जो एक सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि मैम पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि नबार्ड के अंदर एक कॉम्पोजिट टाइमिंग होती है 2 आवर की। हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। और ये फैक्ट जो है ना वो एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। एक तो आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आप अपने स्ट्रेंथ सेक्शन को थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, और जिस सेक्शन में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आप स्पीड स्लो है आपकी, उस सेक्शन को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एट दी ऑन द अदर हैंड इसकी वजह से बहुत बार हम लोग एक ही सेक्शन को पूरा टाइम देते चले जाते हैं और हमारे बाकी के सेक्शंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ये जो टाइमिंग है या जो पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है कि किस ऑर्डर के अंदर हमें किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ताकि जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट करें हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इतने टाइमिंग, अगर इस सेक्शन को अगर मुझे 10 मिनट्स देने हैं और अगर 10 मिनट्स ओवर हो गए, सो नाउ इज़ द टाइम कि अब मुझे यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी हम लोग एक एग्ज़ाम को बहुत ही स्मार्टली अटेम्प्ट कर पाते हैं, और तभी हमने जो इतने सारे एफर्ट्स अपनी प्रेपरेशन में पुट इन किए होते हैं उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे कि आपको हर एक सेक्शन को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, कौन से सेक्शंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से सेक्शंस आपको बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन के अंदर टारगेट करने चाहिए, और अगर कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप इस सेक्शन को कैसे हैंडल करोगे पैनिक किए बिना। तो ये जितने भी हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, वो सारे हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दैट, if you want to have the previous year questions, the decoded syllabus, and section wise strategy for your NABARD grade preparation, you can download our guidebook, and the link to download it has been provided in the description box below. On that note, let us begin. देखो, सबसे पहली बात आती है कि हर एक सेक्शन को आपको कितना टाइम जो है यहाँ पे एलोकेट करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहली बात कि मेरिट सेक्शन को और नॉन मेरिट सेक्शन को, इन दोनों को इंडिविजुअली कितना टाइम देना चाहिए। देखो, मेरिट सेक्शन आप 1 आवर दीजिए, और जो नॉन मेरिट सेक्शन है इसको भी आप 1 आवर दीजिए। मोटा मोटा हमारा इस तरीके से दोनों सेक्शंस के अंदर टाइम डिवाइड होता है। अब अगर मैं हर एक कंपोनेंट को बताऊं कि हर एक कंपोनेंट के अंदर आपको कितना कितना टाइम एलोकेट करना है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप 15 मिनट्स दे सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग 15 मिनट्स, इंग्लिश अगेन 15 मिनट्स। ये इतने 15 मिनट्स ईच के अंदर आपको ये तीनों एरियाज जो है ये एड्रेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, इन दोनों के अंदर कंबाइंड आपको 15 मिनट्स जो है यहाँ पर देने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 15 मिनट्स बताया, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा हो, उसका जो टारगेट स्कोर है वो यहाँ पे 10 मिनट्स में ही अचीव हो जाता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो अपना एक्स्ट्रा टाइम अगर क्वांट में चाहे तो क्वांट में दे सकता है, जो भी उसका वीक एरिया है वहां पर वो उस टाइम को दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर डिसीजन मेकिंग आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है या कंप्यूटर आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो ये टाइमिंग आप किसी और सेक्शन को दे सकते हो। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट दे के देखिए और उसमें देखो कि आपको हर एक सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो। बट दिस इज द आइडियल टाइम दैट यू शुड बी एलोकेटिंग टू ईच सेक्शन। ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या स्ट्रेंथ और वीक एरियाज हैं वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को, या जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ आपको, उसको आप अपने हिसाब से तोड़ तोड़ मरोड़ सकते हो। ठीक है, कि आपके क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं और आपके क्या वीक एरियाज हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ईएसआई एआरडी की, सो एआरडी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो एआरडी के अंदर आपको लगभग 25 मिनट्स का टाइम जो है यहाँ देना होगा। सिमिलरली ईएसआई जो है उसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो ईएसआई के लिए भी आपको 25 मिनट्स का टाइम जो है यहाँ पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे 10 मिनट्स बचते हैं वो आप जीए को दे सकते हो। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन देख के या तो समझ आ जाता है कि मुझे आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम एलोकेट करना है हर एक सेक्शन को यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपको सेक्शंस जो है वो अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं, कौन से सेक्शंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से सेक्शंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरिट सेक्शन, क्योंकि आपकी जो फेज 1 की कट ऑफ है वो मेरिट सेक्शन के बेसिस पर ही डिसाइड करी जाएगी। ठीक है, सो अगर आपने मेरिट सेक्शन के अलावा अगर आप नॉन मेरिट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने बैठ जाते हो और वहां पर आपका से क्वांटिटेटिव या कंप्यूटर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको नहीं आते, या आपको थोड़ा डर, आप पैनिक मोड में आ जाते हो, सो हो सकता है कि आपका मेरिट
सेक्शन जो है इसके लिए टाइम कम बचे, या यहाँ पर आपका एक राइट स्टेट ऑफ माइंड ना हो। हमें ये याद रखना है कि मेन जो किंग मेकर है इस एग्जाम के अंदर वो मेरिट सेक्शन है। तो इसलिए हम पेपर हमेशा मेरिट सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम नॉन मेरिट सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब मेरिट सेक्शन के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास तीन एरियाज है, एआरडी, ईएसआई और जीएम, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ एरिया है। अगर आपके लिए करंट अफेयर्स या ईएसआई का पार्ट बहुत अच्छा है, सो आप पहले ईएसआई से शुरू करो। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो सपोज, और आपका एआरडी स्ट्रांग है, तो आप एआरडी से स्टार्ट करो। जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है ना इन दोनों में से, आप उस सेक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करना पेपर को। ना व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि आप जब भी अपने स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करते हो तो उसको खत्म करने करते तक आपको इतना गुड फील होने लगता है, आपको लगता है हाँ मुझे ये क्वेश्चन भी आता था, मुझे ये क्वेश्चन भी आता था। दैट फील गुड हार्मोन जो होगा ना उस टाइम पे, वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली उस टाइम काम करेगा, आपको लगेगा हाँ मेरा मेरा पेपर सही जा रहा है। और ये सही जा रहा है वाली जो फीलिंग होगी ना, वो आपको आपके नॉट सो गुड सेक्शंस के अंदर भी, जहां पर आपको थोड़ा कम आता है ना, वहां पर भी आपको वो एंग्शियस नहीं फील करने देगी, वो पैनिक मोड में नहीं आने देगी। तो हमेशा अपने अच्छे सेक्शन से या अपने स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करो। सो मेरिट सेक्शन को हमें स्टार्ट करना है, और मेरिट सेक्शन के अंदर आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज के ऊपर। जनरली आप कोशिश करिए कि आप एआरडी और ईएसआई में से ही चूज कर रहे हैं। जीए को हो सके तो पहले मत स्टार्ट करना, क्योंकि इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट आ ही जाता है। तो यहाँ पर पैनिक मत कर जाना पेपर स्टार्ट करते ही। तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करना, दैट कुड बी एआरडी ऑल्सो एंड दैट कुड बी ईएसआई ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं नॉन मेरिट सेक्शन की बात करूं, सो नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर अगेन आइडियली आपको अपने स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को निपटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता नहीं है, या तो आपको क्वेश्चंस आते होते हैं या आपको नहीं आते होते हैं। सिमिलरली उसके बाद में आप जा सकते हो इंग्लिश के ऊपर। क्वांट्स और रीजनिंग को आप थोड़ा लास्ट में लेके बैठना, क्योंकि ये सेक्शंस के अंदर हमें सॉल्व करना होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप इनको लास्ट में लोगे तो यहाँ पर आपके पास टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होगा, प्लस आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जितने आपको, जो आपका टारगेट स्कोर है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पहले इन सेक्शंस को स्टार्ट किया या यहाँ पे ज़्यादा टाइम एलोकेट कर दिया, हो सकता है बाकी के सेक्शंस के लिए आपके पास टाइम कम बचे, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड अटेम्प्ट, इन विच यू शुड आइडियली अटेम्प्ट योर पेपर। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, या आपने अभी तक मॉक टेस्ट के अंदर दे करके क्या स्ट्रैटेजी एनालाइज करी है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इज इट द सेम दैट आई एम टेलिंग, और इज इट समथिंग दैट यू हैव डिस्कवर्ड फॉर योरसेल्फ, इट इज समथिंग डिफरेंट, इफ यू हैव डिस्कवर्ड फॉर योरसेल्फ प्लीज लेट मी नो। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि हर क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। तो हमारे दिमाग में हमें पता होना चाहिए कि इतने ही क्वेश्चंस हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं। उस क्वेश्चंस के अलावा अगर मेरा टाइम वहां लग रहा है, या अगर एक बार मैंने वो टारगेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, तो मेरे दिमाग में वो घंटी बज जानी चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम व्हेन आई शुड शिफ्ट टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं टारगेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो टारगेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कैसे निकालते हैं, कि या टारगेटेड नंबर ऑफ मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, कि जो भी हमारी हाईएस्ट कट ऑफ पिछले 4 सालों में रही है उसमें हम +2 to 3 मार्क्स कर देते हैं, तो वो हमारा टारगेट स्कोर निकल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के अंदर जैसे 20 आउट ऑफ 20 हाईएस्ट कट ऑफ 3.75 मार्क्स गई है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन करूं तो 4 मार्क्स, सो अराउंड 6 to 7 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके नेट करेक्ट होने चाहिए, 6 to 7 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर आने चाहिए। और 6 to 7 मार्क्स के लिए अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस का आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर या तो आपकी एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छी है तो आप 6 to 7 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप 8 to 9 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, कि इंग्लिश के अंदर आपको कितने मार्क्स जो है यहाँ पर स्कोर करने हैं, इंग्लिश में हमारी हाईएस्ट कट ऑफ थी 12.50, ठीक है। 12.50 के हिसाब से आपका जो टारगेटेड स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 15 to 17 मार्क्स। अगर मैं कंप्यूटर नॉलेज की बात करती हूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ अराउंड 6 मार्क्स गई है, तो यहाँ पर आपका टारगेटेड स्कोर जो है वो अराउंड 8 to 9 मार्क्स का होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर हमारी हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स गई है, सो यहाँ पर हमारा जो टारगेटेड स्कोर है वो 7 to 8 मार्क्स का होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारा जो टारगेटेड स्कोर है वो 4 to 5 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। ईएसआई एआरडी जीए यहाँ पर हम सेक्शनल कट ऑफ्स को रेफर नहीं करेंगे, हम ओवरऑल कट ऑफ्स के हिसाब से देखेंगे। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ को देखती हूँ दैट तो जो हाईएस्ट गई है वो गई है अराउंड 53 मार्क्स। तो आपके लिए बेटर है कि आप अराउंड 55 to 60 मार्क्स को अपना ओवरऑल टारगेट स्कोर लेके चले। देखो ये जो टारगेटेड स्कोर है ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बेसिस के ऊपर चेंज हो सकता है, ठीक है, और होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब हम इतना हायर लेवल लेके चलते हैं तो हम इतना अचीव कर पाते हैं। तो
सो 55 to 60 आप अपने दिमाग में लेकर चलिए, जिसमें से अराउंड 25 to 27 मार्क्स आप ईएसआई से निकालने की कोशिश करो। एआरडी से भी आपको 25 to 27 मार्क्स का टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए। और जीए का पेपर जो है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी आता है, तो यहाँ पे आप 5 to 7 मार्क्स का अपना टारगेटेड स्कोर जो है वो लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको टारगेटेड स्कोर जो है वो समझ आ गए कि किस सेक्शन के अंदर आपको कितना टारगेट लेकर चलना है। इसके बाद में इस टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज ही फिल करनी थी, मैं फिल नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट फील हो रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे बिना पैनिक करे। देखो स्टूडेंट्स, आपकी प्रेपरेशन का क्या लेवल है ये इस वक्त सिर्फ आप जानते हो। ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन हु नोज कि आपने कितनी अच्छी प्रेपरेशन करी है। इफ यू आर 100% श्योर कि मैंने अच्छी मेहनत करी है, जितना मुझे करना चाहिए था, कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, एआरडी या तो कंप्लीट या फिर एटलीस्ट जो 9 to 10 चैप्टर्स है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रही है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया। अगर आपने अपनी बेसिक मेहनत को अच्छे से कर लिया है, ठीक है, सो मैं आपसे कहूंगी कि अगर कोई भी सेक्शन आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, आप प्लीज मत डरिए। अपने आप से बस एक बात कहना कि अगर मेहनत करने के बाद भी मुझे ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो ये पेपर फिर सबके लिए ही डिफिकल्ट आया है। ये सेम चीज हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी। 2024 के पेपर के अंदर जो जीए का सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था। बहुत से बच्चे यहाँ पैनिक कर गए थे और इसकी वजह से जो सेक्शंस उनको आते थे, जैसे कि ईएसआई, एआरडी, उन्होंने अपने उन सेक्शंस को भी खराब कर लिया। ठीक है, प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि जीए अगर मुश्किल था तो वो हर एक बच्चे के लिए मुश्किल था। कोई भी बच्चा फाइनेंस नहीं पढ़ कर गया था, बिकॉज नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड कि हमें फाइनेंस के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अगर ऐसा कोई शॉकिंग एलिमेंट वहाँ पर आ जाता है जो कि अब तक ट्रेंड के अंदर नहीं था, सो ट्रस्ट मी वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए वहाँ पर डिफिकल्ट है। और इस केस के अंदर हमें देखने को मिला था, अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाती हूँ तो आप ये कट ऑफ में चेक करिए कि 2.75 से गिर के हमारी कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ 1.25 मार्क्स पे आ गई थी जीए की। सो दिस इन इटसेल्फ शोज कि पेपर वास्तव में डिफिकल्ट आया था, तभी तो कट ऑफ भी हमारी गिर गई थी। ठीक है, जो जीए पार्ट था उसकी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि यार मैंने इस सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी करी थी, सो हैव दिस थॉट इन योर माइंड कि यार ये पेपर फिर सबके लिए डिफिकल्ट है, मुझे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दे आर स्टिल एरियाज वेयर आई कैन स्कोर मोर। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ इन द रियल एग्जामिनेशन व्हेन if God forbid, if such a situation arise when you find some section more difficult for yourself, right? So that is what you can do. So with this we have discussed all the things that we are supposed to discuss। जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी हमने अभी डिस्कस कर ली है यहाँ पे। And now students, if you are interested in any paid mentorship, then you can visit our website edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The courses that can extremely help you at this point of time is the NABARD Grade A Phase 1 and Phase 2 test series. As part of this test series, we are providing you the solved previous year questions, chapter-wise test, sectional test, and the full-length mock test for both the Phase 1 and the Phase 2 examination. Apart from that, if you want to make your current affairs more strong, then you can enroll yourself into our Ultimate Current Affairs test series for the Phase 1, as part of which we are going to provide you the current affair magazines and the current affair mock test, right? So students, on that note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.